हाय फ्रेंड्स, वेलकम इन लीगल अफेयर्स। और आज का अपना लेक्चर है सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस के ऊपर। तो दोस्तों, इस लेक्चर में हम जानेंगे कि सोशियोलॉजिकल स्कूल का ओरिजिन कैसे हुआ, उनके बेसिक कंसेप्ट्स क्या थे, चीफ एक्सपोनेंट्स कौन कौन थे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो शुरू करें उससे पहले प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड ऑल्सो प्रेस बेल आइकन फॉर फर्दर अपडेट्स। और दोस्तों, इसके साथ ही बता दूं कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंस रखती है, क्योंकि बहुत बार एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में मैं सोशियोलॉजिकल स्कूल की आइडियोलॉजी, उनके जो प्रिंसिपल्स थे, उनके जो चीफ एक्सपोनेंट्स थे, उनका क्या कंसेप्ट था और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स जो कि एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं कवर करूँगा। शुरू करते हैं। जो बेसिक कंसेप्ट है, जो बेसिक आइडियोलॉजी है सोशियोलॉजिकल स्कूल की, वो ये है कि ये लॉ को अलग से नहीं समझते। इनका कहना है कि जो लॉ है वो एक सोशल फिनोमेना है, उसकी एग्जिस्टेंस सोसाइटी के साथ ही है और वो ओरिजिन भी सोसाइटी के साथ ही हुआ है। सोसाइटी के लिए ओरिजिन हुआ है, सोसाइटी से ओरिजिन हुआ है। तो ये लॉ को भी सोसाइटी का पार्ट ही मानते हैं, अलग से नहीं समझते। जैसे कि कस्टमरी लॉज जो हैं, इनिशियली कस्टमरी लॉज बने, बाद में रूल ऑफ किंग आया, राजा का फिर सुपरमेसी ऑफ लॉ राजा को दे दी गई, राजा को सुप्रीम अथॉरिटी मान लिया गया। फिर वेलफेयर स्टेट्स का कंसेप्ट आ गया। तो इस हिसाब से इनका ये मानना है कि जो लॉ है उसका बेसिक ओरिजिन सोसाइटी के द्वारा ही हुआ और सोसाइटी के लिए हुआ। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई भी लॉ बना है, चाहे वो कस्टमरी है, चाहे वो आज के मॉडर्न लॉज हैं, कोडिफाइड लॉज हैं, ये सब सोसाइटी के ऊपर एप्लीकेबल है। अगर सोसाइटी नहीं है तो लॉ कहाँ लगेगा? फॉर एग्जाम्पल, एक खाली शहर पड़ा है, बिल्कुल उसमें कोई लोग नहीं है, तो क्या वहाँ लॉ लगेगा? क्या करोगे? किस पे लगाओगे? बिल्डिंग्स पे? नहीं। तो ये सोशियोलॉजिकल स्कूल का मानना है कि जो लॉ है वो सोसाइटी के लिए है एंड सोसाइटी के द्वारा बनाया जाता है, सोसाइटी के बेनिफिट के लिए बनाया जाता है। दूसरा दोस्तों, इनका जो पॉइंट है कि लॉ के सोसाइटी पे क्या इफेक्ट्स हैं। कोई लॉ अच्छा है तो सोसाइटी उसको एक्सेप्ट करेगी, कोई लॉ बुरा है तो सोसाइटी उसको रिजेक्ट कर सकती है। और जो लॉज बनते हैं वो सोशल रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से बनते हैं, चाहे वो कस्टमरी लॉज थे, चाहे आज के मॉडर्न लॉज हैं जो लेजिस्लेशन के द्वारा बनाए जाते हैं, पार्लियामेंट के द्वारा बनाए जाते हैं, तो वो भी सोसाइटी की नीड्स के हिसाब से ही बनाए जाते हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली जो भी लॉज बनाती है वो एज पर सोशल नीड्स के हिसाब से ही बनाती है। कोई भी ऐसा लॉ नहीं बनाएगी जो अगेंस्ट द सोसाइटी होगा, और ना ही कॉन्स्टिट्यूशन उनको पावर देता है। तीसरा, इनका ये मानना है कि जो लॉ है वो सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए होता है। सोसाइटी में जो इश्यूज अराइज होते हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए जो लॉ है काम करता है। फॉर एग्जांपल, जैसे प्राचीन टाइम में या पुराने समय में सती प्रथा चलती थी, तो ब्रिटिशर्स ने एबोलिशन ऑफ सती एक्ट लाए। तो उससे क्या, इनिशियली उसको लोगों ने रेजिस्ट किया, लेकिन अभी वो वेरी वेल एक्सेप्टेड है और अभी कोई भी उसको ये मानता है कि जो सती प्रथा है अगेंस्ट द लॉ है और इमोरल है। तो उसने जो समाज में कुरीति फैली हुई थी उसको रिजॉल्व कर दिया। तो ये इनका ये भी मानना है। तो इस तरह से इनका सोशियोलॉजिकल स्कूल वालों का ये मानना है, जूरिस्ट का, कि जो लॉ है वो सोसाइटी के लिए काम करता है, सोसाइटी पे उसके क्या इफेक्ट्स हैं वो भी स्टडी करते हैं ये लोग, और सोसाइटी के प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जा सकता है लॉ के थ्रू। ये इनका बेसिक कंसेप्ट था, बेसिक आइडियोलॉजी थी। चलिए आगे बात करते हैं प्रिंसिपल्स की। जो प्रिंसिपल्स हैं सोशियोलॉजिकल स्कूल के, बेसिकली इनका ये मानना है कि जो लॉ है सोशल लीगल इंस्टीट्यूशन है, मतलब सोशल लीगल इंस्टीट्यूशन है जिसको कभी भी सोसाइटी की नीड के हिसाब से मॉडिफाई या बनाया जा सकता है, बड़ी ही समझदारी से या ध्यान से, सभी एंगल्स को ध्यान में रखते हुए, सोसाइटी की जो नीड्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए। अब जैसे बार बार अमेंडमेंट्स होती रहती हैं बहुत सारे एक्ट्स में, तो क्या सोशल नीड्स रहती हैं उन अमेंडमेंट्स की, इसलिए उनको उन प्रोविजंस को ऐड किया जाता है लॉज में एज पर द नीड्स ऑफ सोसाइटी, रिक्वायरमेंट ऑफ द सोसाइटी और रिक्वायरमेंट ऑफ द टाइम। अब जैसे पीछे आप लोगों ने देखा होगा सोसाइटी में एसिड अटैक्स की जो इंसिडेंट्स हैं काफ़ी ज़्यादा होने लग गए थे, तो उनको लेके जो नीड है एक स्ट्रिक्ट लॉज की जो एसिड अटैक को रोका जा सके, उनको लेकर तो आईपीसी में 326A एंड 326B को ऐड कर दिया गया। ये बेसिकली क्या है, लॉ में मॉडिफिकेशन या
बनाया या क्रिएटेड या चेंज इस तरह से कर दिया जाए समझदारी से कि जो सोशल नीड्स है उनको फुलफिल करे, उनको पूरा करे। हाँ, यहाँ पे जो सोशियोलॉजिकल स्कूल के जूरिस्ट थे वो लॉ को एज अ सोशल नीड के पर्सपेक्टिव से देखते थे, ना कि एज अ सैंक्शन और कोएर्सिव नेचर ऑफ लॉ को समझते थे। उनका ये मानना था कि जो लॉ है वो सोशल नीड है, सोसाइटी के नीड के हिसाब से काम करेगा। वो लॉ को सोशल नॉर्म्स के अकॉर्डिंगली ज़्यादा चेक करते थे, बजाय कि लॉ को ये सैंक्शंस, लॉ में ज़्यादा सैंक्शंस हों, उन चीज़ों के बजाय सोशल नीड्स को ज़्यादा प्रेफर करते थे। तो आगे बात करते हैं सोशियोलॉजिकल स्कूल के जो चीफ एक्सपोनेंट्स थे, जो मेन एक्सपोनेंट्स थे, उनके क्या विचार थे, क्या उनकी विचारधारा थी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ईगन एहरलिख को। एहरलिख जो थे उनको सोशियोलॉजिकल स्कूल का फाउंडर भी माना जाता है, और उनका ये कहना था कि जो सोशियोलॉजी ऑफ लॉ है दैट इज़ द स्टडी ऑफ लॉ इन सोशल पर्सपेक्टिव, सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। वो ये मानते थे कि जो सोसाइटी है वो मेन सोर्स ऑफ लॉ है। उनका ये कहना है कि जो लॉ है वो सोसाइटी के लिए बना है और सोसाइटी के द्वारा बनाया जाता है। और टर्म सोसाइटी से उनका मतलब था एसोसिएशन ऑफ मेंस, जहाँ कुछ बंदों की एसोसिएशन है, मेंस की, मेल फीमेल कुछ भी हो सकता है, बेसिकली ह्यूमन बीइंग्स की जो एसोसिएशन है उनको वो सोसाइटी कहते थे। उनका ये मानना था कि जो सारी लीगल डेवलपमेंट्स हैं उनका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, जो सेंट्रल पॉइंट है, दैट इज़ सोसाइटी, ना कि लेजिस्लेशन और कोई जुडिशियल डिसीजंस। तो वो सोसाइटी को सुप्रीम मानते थे ओवर लॉ, जो कि जुडिशियल डिसीजंस थे या लेजिस्लेशन थी उनके ऊपर मानते थे, अबव देम मानते थे। उनका ये भी कहना था कि जो सोसाइटी है वही लॉ का मेन सोर्स है, ना कि लेजिस्लेशन या कोई जुडिशियल डिसीजंस। उन्होंने हमें एक थ्योरी दी जिसका नाम था थ्योरी ऑफ लिविंग लॉ। इस थ्योरी में इनका ये मानना था कि जो लॉ है वो सोशल फैक्ट्स में मिलता है, सोसाइटी में ही मिलता है, ना कि लेजिस्लेशन में या ज्यूरिस्टिक साइंस में या जुडिशियल डिसीजंस में। इनका ये कहना था कि किसी भी दौर में जो लीगल डेवलपमेंट्स होती हैं, जो लॉ की डेवलपमेंट्स होती हैं, वो सोसाइटी के कारण होती हैं, ना कि लेजिस्लेशन के कारण होती हैं या किसी जुडिशियल डिसीजंस के कारण होती हैं। बेसिकली सोसाइटी की वो डिमांड रहती है, इसीलिए उस तरह के लीगल डिसीजंस, उस तरह के लीगल लेजिस्लेशंस बन के सामने आते हैं। इनका ये कहना था कि जो फॉर्मल सोर्सेज ऑफ लॉ हैं, जैसे कि लेजिस्लेशन या प्रेसिडेंट्स, वो एक्चुअल पोजीशन को नहीं रिफ्लेक्ट करते। वो जो सोसाइटी की एक्चुअल पोजीशन है वो सोशल फैक्ट्स में ही पता चलती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक इलस्ट्रेशन लेना चाहें तो हम ये समझ सकते हैं कि जैसे नॉर्मली हम कोर्ट में जो लॉयर्स प्रैक्टिस करते हैं या जो स्टूडेंट्स कॉलेज में स्टडी करते हैं लॉ की, तो एक बात उनमें एक नॉर्मल सुनने को मिल जाती है, दैट जो हमने बुक्स में पढ़ा है और जो हम प्रैक्टिस करते हैं वो टोटली डिफरेंट है, उनमें काफ़ी ज़्यादा अंतर रहता है। बुक्स अपने को लॉ की नॉलेज तो देती हैं, लेकिन प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स जो लॉ के रहते हैं वो हमें कोर्ट में जाके ही सीखने पड़ते हैं। तो यही इनका कहना था कि जो सोशल फैक्ट्स हैं, सोशल नॉर्म्स हैं, वो सोसाइटी में ही मिलते हैं। ये बेसिकली कंसेप्ट था थ्योरी ऑफ लिविंग लॉ का। ये स्टेट को भी एक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीपल्स ही मानते हैं, और इनका कहना था कि स्टेट की तरह और भी बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, जैसे कि फैमिली हो गई, विलेज हो गया, इस तरह पे अपने अपने लेवल्स में बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके अपने अपने रेगुलेशंस हैं, अपने अपने नॉर्म्स हैं, जो कि एक इंडिविजुअल को ऑब्जर्व करने पड़ते हैं। इनका ये भी कहना था कि जो लॉ है वो फॉर्मल लॉ से बहुत ज़्यादा वाइडर है। इनका कहना था कि जो फॉर्मल लॉ है वो लॉ की उससे भी एक बड़ी वाइडर सेंस है, जिसको लिविंग लॉ कहते हैं, जो कि सोसाइटी में, सोसाइटी के नॉर्म्स में, उसके सोशल फैक्ट्स में पाया जाता है, और वही एक्चुअल सोर्स ऑफ लॉ है। तो आगे बात करते हैं रॉस्को पाउंड की। रॉस्को पाउंड जो थे अमेरिकन लीगल स्कॉलर थे, और इनका ये कहना था कि टू स्टडी द एक्चुअल वर्किंग ऑफ लॉ rather than it stands in books। तो ये कहते थे कि जो बुक्स में लॉ है वो तो ठीक है, लेकिन जो एक्चुअल में लॉ काम करता है, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स हैं उसके, जो फंक्शनल एस्पेक्ट्स हैं, उनकी स्टडी करनी चाहिए। इसीलिए कई बार स्कूल को फंक्शनल स्कूल का नाम भी दिया जाता है, इनकी फंक्शनल अप्रोच के कारण। रॉस्को पाउंड ने हमें थ्योरी दी सोशल इंजीनियरिंग की थ्योरी, जिसमें इन्होंने लॉयर्स को इंजीनियर्स के साथ कंपेयर किया है। और इनका ये कहना है कि जैसे इंजीनियर्स अपने स्किल्स को यूज़ करके मैन्युफैक्चर करते हैं, नए नए प्रोडक्ट्स बनाते हैं, सिमिलरली जो लॉयर्स हैं वो भी अपने स्किल्स के साथ ऐसा स्ट्रक्चर डेवलप करें, ऐसी लीगल डेवलपमेंट्स करें जिनसे
मैक्सिमम सोसाइटी को बेनिफिट हो और फिक्शन सोसाइटी में कम हो। इनका ये कहना था कि जो लॉ है, लॉ इज अ सोशल इंजीनियरिंग विच मीन्स कि जो बैलेंस बिटवीन कंपीटिंग इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी, इसमें अप्लाइड साइंस का यूज करके इंडिविजुअल्स और सोशल या सोसाइटी की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको रिजॉल्व किया जाए और सबके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाए। ये कहते थे कि जो सोशल इंजीनियरिंग है वो इज टू बैलेंस, उसका जो पर्पस इज टू बैलेंस सोशल इंटरेस्ट एंड इंटरेस्ट ऑफ स्टेट। तो जो इंडिविजुअल के या सोशल के इंटरेस्ट हैं, जो स्टेट के इंटरेस्ट हैं, इन दोनों इंटरेस्ट में बैलेंस मेंटेन करना, यही सोशल इंजीनियरिंग थी इनके हिसाब से। इनका ये कहना था कि सब किसी का अपना अपना इंटरेस्ट होता है, मेरा अपना है, आपका अपना है, तो सब अपने अपने इंटरेस्ट को प्रायोरिटी देंगे, ना कि सोसाइटी के को। बहुत बार ऐसे हो जाता है। यही लॉ का ऑब्जेक्टिव है कि क्रिएट द बैलेंस अमंग सोशल इंटरेस्ट, इंडिविजुअल इंटरेस्ट और टू मेंटेन अ हार्मोनियस पोजीशन इन सोसाइटी। सेम एक इलस्ट्रेशन लेते हैं आर्टिकल 19 की, जिसके हिसाब से को राइट टू स्पीक, राइट टू एक्सप्रेस दिए गए हैं। लेकिन इन केस आपका जो कॉन्फ्लिक्ट होता है स्टेट के साथ, तो वहीं दूसरे साइड में उस पर रिस्ट्रिक्शंस भी लगाए गए हैं सो दैट कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व किया जा सके, उनको कॉन्फ्लिक्ट्स को बढ़ने से रोका जा सके। वहाँ लॉ अपना काम करता है और स्टेट एंड इंडिविजुअल के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उनके इंटरेस्ट के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उसको रिजॉल्व कर देता है। उन्होंने अपने इंटरेस्ट को 3 पार्ट्स में बांटा था। उन्होंने 3 तरह के इंटरेस्ट की बात करी है: इंडिविजुअल इंटरेस्ट, पब्लिक इंटरेस्ट एंड सोशल इंटरेस्ट। इंडिविजुअल इंटरेस्ट की हम बात करते हैं तो इंडिविजुअल इंटरेस्ट में इनका ये कहना था कि वे इंटरेस्ट हैं जो एक किसी इंडिविजुअल के हैं, एक सिंगल पर्सन के हैं, उसके सोसाइटी के साथ जो इंटरेस्ट हैं उनको इंडिविजुअल इंटरेस्ट कहते हैं। अगर हम बात करते हैं पब्लिक इंटरेस्ट की, तो पब्लिक इंटरेस्ट से इनका मतलब है इंटरेस्ट ऑफ स्टेट। जो कि स्टेट के इंटरेस्ट होते हैं उनको पब्लिक इंटरेस्ट का नाम दिया गया है। जैसे कि इंटरेस्ट ऑफ स्टेट एज अ गार्जियन ऑफ सोसाइटी, जो स्टेट है वो पूरी सोसाइटी के गार्जियन के तौर पे काम करती है, तो ये एक पब्लिक इंटरेस्ट होगा। आगे बात करते हैं सोशल इंटरेस्ट की। सोशल इंटरेस्ट से इनका मतलब है वो इंटरेस्ट जो पीस, ऑर्डर या जनरल सिक्योरिटी को लेके रहते हैं, उनको जो एक सोसाइटी को लेके इंटरेस्ट रहते हैं, इंडिविजुअल के या सोसाइटी के इन जनरल, उनको सोशल इंटरेस्ट का नाम दिया गया है। इन्होंने 5 ज्यूरल पोस्टुलेट्स दिए थे रॉस्कोपोन ने। ज्यूरल पोस्टुलेट्स दैट मीन्स ज्यूरल प्रिंसिपल्स, जिनको इनका मानना था कि इन 5 प्रिंसिपल्स को, पोस्टुलेट्स को, तो जो इनमें इंटरेस्ट हैं उनको तो प्रोटेक्ट करना ही करना चाहिए, स्टेट की ये ड्यूटी है, या सोसाइटी की तरफ से भी, और इनको नरिश भी करना चाहिए। नरिश मतलब आगे डेवलप करने की कोशिश करनी चाहिए, एफर्ट्स देने चाहिए स्टेट की तरफ या जो भी ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रही है। इनका जो पहला पोस्टुलेट था, ये कहते थे कि किसी सिविलाइज्ड सोसाइटी में मैन मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम इंटरनल एग्रेशन। फॉर एग्जाम्पल असॉल्ट, रॉन्गफुल रिस्ट्रेन, बैटरी या कोई और क्रिमिनल फोर्स उसके अगेंस्ट यूज ना की जाए, उसको ये श्योरिटी होनी चाहिए एक सोसाइटी में, सिविलाइज्ड सोसाइटी में। इसको हम क्रिमिनल इंटरेस्ट भी कह सकते हैं, प्रोटेक्शन फ्रॉम क्रिमिनल इंटरेस्ट। दूसरा प्रिंसिपल जो था वो ये कहता था कि एन इंटरेस्ट ऑफ सिक्योरिंग हिज ओन क्रिएटेड प्रॉपर्टी बाय हिज लेबर और हार्ड वर्क। फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर लैंड हो गई, म्यूजिक हो गया, आर्टिस्टिक थिंग्स हो गई, तो ये कहीं ना कहीं पेटेंट लॉ की बात कर रहे हैं, पेटेंट का इंटरेस्ट है। तीसरा प्रिंसिपल था कि मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट एंड गेटिंग रीजनेबल रेमेडी और कंपनसेशन व्हेन राइट इज वायलेटेड, तो ये था कॉन्ट्रैक्ट का इंटरेस्ट। चौथा प्रिंसिपल जो था प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिफेमेशन, अनरीजनेबल इंजरी कॉज्ड बाय नेग्लिजेंट एक्ट ऑफ एनी अदर पर्सन और इंडिविजुअल ऑफ सोसाइटी, तो ये लॉ ऑफ टॉर्ट का इंटरेस्ट था। फिफ्थ और जो एक इनका लास्ट प्रिंसिपल था, पोस्टुलेट था, ये कहते थे कि प्रोटेक्शन ऑफ अदर्स फ्रॉम एनी डेंजरस थिंग और अनदर पर्सन, एंड इट इज द ड्यूटी ऑफ द इंडिविजुअल हु इज कीपिंग दैट dangerous thing or in whose custody that dangerous thing is। ये था स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का कंसेप्ट। तो इनके जो 5 इंटरेस्ट थे वो थे क्रिमिनल इंटरेस्ट का प्रोटेक्शन होना चाहिए, लॉ ऑफ पेटेंट का प्रोटेक्शन होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट
का प्रोटेक्शन होना चाहिए, टॉर्टियस लाइबिलिटी का भी इन्होंने इंटरेस्ट दिया, और स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी की जो इन्होंने इंटरेस्ट बोल रहा हूँ, प्रिंसिपल्स दिए। ये इन्होंने 5 प्रिंसिपल्स दिए जो एक सोसाइटी को प्रोटेक्ट करने चाहिए, एक स्टेट को प्रोटेक्ट करने चाहिए अपनी सोसाइटी के। बात करते हैं लियन ड्यूगिट की। ड्यूगिट जो थे एक फ्रेंच जूरिस्ट थे और वो ऑगस्ट कॉम्टे से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे। उन्होंने एक थ्योरी दी जिसका नाम था थ्योरी ऑफ सोशल सॉलिडेरिटी। बाय सोशल सॉलिडेरिटी ही मीन्स दैट फीलिंग ऑफ वननेस। जो टर्म थी सोशल सॉलिडेरिटी वो रिप्रेजेंट करती थी स्ट्रेंथ, कलेक्टिवनेस ऑफ सोसाइटी। ड्यूगिट ये कहते थे कि जो सोशल सॉलिडेरिटी है वो इंटरडिपेंडेंसी है एक इंडिविजुअल की दूसरे इंडिविजुअल पे, ऑफ मैन इन सोसाइटी। मतलब जो सोसाइटी में इंडिविजुअल्स हैं वो एक दूसरे पे इतने इंटरडिपेंडेंट हैं, उसी को उन्होंने सोशल सॉलिडेरिटी का नाम दिया है। उनका ये मानना था कि सोसाइटी के बिना, सोशल रिलेशंस के बिना इंडिविजुअल सरवाइव नहीं कर पाएगा। ये उसके लिए एक सर्वाइवल में बहुत बड़ी दिक्कत है, और ये मानते थे कि जो सोसाइटी है वो एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है, और ह्यूमन एग्जिस्टेंस के लिए सोशल कोऑपरेशन जो है बहुत ही ज़रूरी है। तो इनका ये कहना था कि जो लॉ का मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये होना चाहिए टू प्रमोट सोशल सॉलिडेरिटी अमंग सोसाइटी एंड इंडिविजुअल्स। वो ये भी कहते थे कि हर आदमी का ये राइट है और ड्यूटी है कि वो सोशल सॉलिडेरिटी को प्रमोट करे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक इलस्ट्रेशन लें तो इंडिया में क्या है, जो कोडिफाइड लॉ है वो सबके ऊपर लागू है। तो ये क्या है, एक सोशल सॉलिडेरिटी को बढ़ावा देता है। बेसिकली जो थ्योरी थी सोशल सॉलिडेरिटी की, उसके हिसाब से ये था कि वननेस इन सोसाइटी, इंडिविजुअल्स जो हैं वो सोसाइटी के साथ चल के इंडिविजुअल्स के लिए ही काम करें, ये इनका मानना था। आगे बात करते हैं ऑगस्ट कॉम्टे। ये एक फ्रेंच फिलोसोफर थे, जूरिस्ट थे, और इन्होंने एक थ्योरी दी थी ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ लॉ। इनका ये मानना था कि जो सोसाइटी है वो ऑर्गेनिज्म की तरह है। इन्होंने सोसाइटी को ऑर्गेनिजम्स के साथ कंपेयर किया। इन्होंने बोला कि जो सोसाइटी है वो मेयर एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स नहीं है, एक ऑर्गेनिज्म की तरह है, जिससे अगर साइंटिफिक प्रिंसिपल्स के साथ डेवलप किया जाए तो बहुत अच्छे तरह से डेवलप हो सकती है, और इसी को कहते हैं ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ लॉ। साथ ही मैं दोस्तों बता दूं कि ऑगस्ट कॉम्टे को फाउंडर ऑफ सोशियोलॉजी भी कहा जाता है। ये थे आज के कुछ मेन जूरिस्ट जो कि सोशियोलॉजिकल स्कूल से बिलोंग करते हैं। आगे हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की, जो कि एग्जामिनेशंस में कई बार पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है, कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक सोसाइटी प्रोपाउंडेड बाय। तो ये हमने अभी ही करा है कि जो ऑर्गेनिक सोसाइटी का कॉन्सेप्ट है वो ऑगस्ट कॉम्टे ने प्रोपाउंड किया था। तो अभी इसमें अपने को 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, कॉम्टे, फूलर, ब्रूक और एहरलिक। तो इनमें से आंसर रहेगा ए, ऑगस्ट कॉम्टे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन कुछ कई बार मैच द कॉलम्स भी दिए जाते हैं बहुत से एग्जामिनेशंस में। तो जैसे कि सबसे पहला है थ्योरी ऑफ इनर मोरालिटी। तो जो इनर मोरालिटी की थ्योरी थी ये किसने दी, ये पूछना चाह रहे हैं। तो इसमें इसका आंसर है फूलर ने। जो इनर मोरालिटी की थ्योरी थी, इनका ये मानना था कि जो कुछ बेसिक स्टैंडर्ड्स हैं, जो बेसिक मॉरल स्टैंडर्ड्स हैं लॉ के, उनको एक सेट नॉर्म बनाया जाए, जैसे कि उनको एक प्रिंसिपल्स ऑफ लीगैलिटी बनाया जाए कि भाई यही जो प्रिंसिपल्स हैं इनके अंदर जो लॉ बनेगा वो वैलिड रहेगा मॉरलिटी के अकॉर्डिंगली, और जो लॉ इन लीगलिटीज़ को फुलफिल नहीं कर पा रहा है, इन प्रिंसिपल्स को फुलफिल नहीं कर पा रहा है, वो लॉ सोसाइटी के लिए वैलिड नहीं होगा। अब इधर मैं छोटी सी एग्जांपल दे सकता हूँ। जैसे अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें इंडिया में भी बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं, बहुत सारे लॉज ऐसे बनते हैं जो कई बार कॉन्स्टिट्यूशन को मतलब कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रिंसिपल्स हैं, जो उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, उसको फुलफिल नहीं करते, तो उनको अवॉइड कर दिया जाता है। अब जैसे कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की थ्योरी है जो अपने इंडिया में दी गई है केशवानंद भारती केस में। तो बेसिकली ये वही कहना चाह रहे हैं कि भाई जो उन बेसिक प्रिंसिपल्स के अंदर आ जाएगा वो लॉ वैलिड है, जो नहीं आएगा वो वैलिड नहीं होगा। अगला है कंसेप्ट ऑफ लिविंग लॉ। ये एहरलिक ने दिया हुआ है, ये हमने पढ़ लिया है। अगला है कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक सोसाइटी, ये कॉम्टे ने दिया है, ये भी हमने जस्ट अभी पढ़ा है। अगला है ग्रेजुअल एंड ऑर्गेनिक प्रोसेस, ये ब्रूक ने दिया था। इनका ये मानना था सोसाइटी है वो ग्रेजुअली डेवलप करती है, धीरे धीरे डेवलप करती है,
और इसमें इन्होंने ये कहा है कि जो सोसाइटी है उसके मतलब फर्स्ट अपने लिए इंस्टीट्यूशंस डेवलप करे, सोसाइटी अपने लिए इंस्टीट्यूशंस डेवलप करे, जैसे कि अपनी सेफ्टी के लिए, स्ट्रेंथ के लिए आर्म फोर्सेस हो गई। सोसाइटी में इनका मानना है कि एक की हफ हायरार्की भी होनी चाहिए। एक स्टेटमेंट दी थी कि सोसाइटी इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन इंडिविजुअल्स नॉट ओनली लिविंग बट हु आर डाइड एंड हु आर टू बी बॉर्न। जो मर गए हैं, जो पैदा होंगे, उनके बीच में भी एक सोसाइटी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। जिसमें इसका बेसिक इसेंस ये था कि हमें जो पास्ट को ध्यान में रखते हुए और प्रेजेंट को ध्यान में रखते हुए फ्यूचर में जो आने वाली नीड्स हैं उनको भी, और जो प्रेजेंट की नीड्स हैं उनको भी फुलफिल करने के लिए मेजर्स लेने चाहिए। तो ये थी इनकी ग्रेजुअल एंड ऑर्गेनिक प्रोसेस थ्योरी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हाय फ्रेंड।